गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में पढ़ा था और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में अपन ने जो इसके प्रकार हैं उसमें कॉपीराइट एक्ट और ट्रेडमार्क के बारे में विस्तार से पढ़ा था। आज हम उसी का एक पार्ट और है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में पेटेंट। पेटेंट क्या है इसके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। पूरा विस्तार से जो भी है पेटेंट के बारे में आज बात करेंगे कि वास्तव में एक्चुअल में पेटेंट होता क्या है और इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी। और आज पूरे विश्व में ये पेटेंट जो है इसकी अहमियता इतनी बढ़ गई है कि जो भी व्यक्ति अपने बुद्धि के बल से किसी विषय वस्तु का आविष्कार करता है तो उस आविष्कार पर वह कितने समय तक पेटेंट करवाकर अधिकार अर्जित कर सकता है और जिस खोज को उस व्यक्ति ने किया है उस खोज पर उसका कितना अधिकार रहेगा और दूसरा व्यक्ति उस खोज पे इंटरफेयर ना करे, इसके लिए पेटेंट एक्ट बना हुआ है। तो हमारे भारत देश में देखा जाए तो पेटेंट अधिनियम जो है वो 1970 में बना था। बाद में समय समय पर इसमें अमेंडमेंट भी होते रहे और काफ़ी केस लॉज भी आए हैं पेटेंट से रिलेटेड। और हमारे देश में जो पेटेंट का जो मुख्यालय है, जो कार्यालय है, वो कोलकाता में है और उस कोलकाता में रजिस्ट्रेशन था। अब तो और भी धीरे धीरे विकास होने लग गया है देश में। तो सबसे पहले बात आती है कि पेटेंट क्या है और इस पेटेंट की मुख्य विशेषताएं क्या है। आज हम पेटेंट के बारे में और इसकी मुख्य विशेषता के बारे में और थोड़े इसके अधिकार, राइट्स और कुछ केस लॉ है इससे रिलेटेड उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो बात आती है पेटेंट। पेटेंट एक ऐसा अधिकार है जो किसी व्यक्ति के अनुसंधान के द्वारा, अगर कोई व्यक्ति कोई अनुसंधान करता है उसने एक निश्चित समय के लिए उसके आविष्कार का उपयोग करने के लिए प्रदान किया जाता है। अर्थात पेटेंट एक ऐसा अधिकार है जो अधिकार के रूप में अनुदित किया गया है और राज्य अनुदान है जो आविष्कार को एक निश्चित समय के लिए उसके अधिकार का उपयोग करने के लिए प्रदान किया जाता है। यानी कि जो स्टेट है वो इसको एक निश्चित अवधि के लिए जिस व्यक्ति ने जो आविष्कार किया है उसको अधिकार प्रदान करता है। यानी कि वही बात आ गई बौद्धिक संपदा अधिकार। जैसे कॉपीराइट में किसी विषय वस्तु से रिलेटेड कोई अपने लेख लिखा तो उसका कॉपीराइट करवाया जाता है, तो विधिक अधिकार सर्जन करवाया जाता है। जो रजिस्ट्रेशन करवाया तो उसका विधिक अधिकार जिस व्यक्ति ने उसकी खोज की थी उसका उसमें सर्जन हो जाता है और उस पर उसका पूर्णतः अन्य अधिकार हो जाता है। इसी प्रकार पेटेंट में भी जिस व्यक्ति ने जो आविष्कार किया, खोज किया, जिस विषय वस्तु की खोज की उस पर उसका पेटेंट कराने के बाद में एक निश्चित समय है, उस समय तक उसका एक निश्चित अधिकार हो जाता है। उस अधिकार के एवज में आगे की प्रक्रिया चालू रहती है। पेटेंट को देखा जाए तो ये जो शब्द है, पेटेंट जो शब्द है ये कहाँ से आया। अगर देखें तो पेटेंट शब्द लेटर्स पेटेंट का संक्षिप्त रूप, यानी कि पेटेंट जो शब्द है वो
किसका संक्षिप्त रूप है? लेटर्स पेटेंट का, जिसका अर्थ संप्रभु शक्ति द्वारा एक आविष्कारकर्ता को उसके आविष्कार को सीमित अवधि के लिए बनाने और उपयोग करने और उसका विक्रय करने के लिए अनन्य अधिकार के रूप में कुछ अधिकार प्रदान करने वाले लिखित अथवा मुद्रित विलेख से ये पेटेंट कहलाता है। पेटेंट भारत में पेटेंट अधिनियम 1970 के अंदर सेक्शन 2(1) उसमें परिभाषित किया गया है। उसके अंदर पेटेंट को बताया गया है कि पेटेंट में इस अधिनियम के अधीन किसी आविष्कार के लिए अनुदित पेटेंट अभिप्रेत है। यानी कि जो पेटेंट का जो अधिनियम है उसमें जो अधिकार प्राप्त हैं, जो आविष्कार के लिए अनुदित पेटेंट है, वही पेटेंट कहलाता है। जो पेटेंट अधिनियम 1970 में 2(1) में बताया गया। अब बात आती है कि पेटेंट आविष्कार को अगर सार्वजनिक अधिकार हस्तांतरित करता है, अर्थात पेटेंट आविष्कार के सार्वजनिक अधिकार हस्तांतरित करता है, तो पेटेंट के माध्यम से आविष्कारकर्ता कुछ मूर्त अधिकार प्राप्त कर लेता है, यानी कि टेंजिबल राइट्स जो है वो प्राप्त कर लेता है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जिसका कुछ मूल्य होता है। और पेटेंट आविष्कारकर्ता को प्रतिस्पर्धा से संरक्षण प्रदान करता है। अब बात आती है कि पेटेंट को जो आविष्कारकर्ता को प्रतिस्पर्धा के संरक्षण प्रदान करता है, उसके पेटेंट की अवधि के दौरान जो एक निश्चित अवधि निर्धारित की जाती है, पेटेंटी को प्राप्त एक अनन्य अधिकार का उसकी सहमति या आज्ञा के बिना किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उपयोग करना उसका उल्लंघन माना जाता है। और ऐसा किए जाने पर पेटेंट अधिनियम 1970 के प्रावधानों के अंतर्गत अति उल्लंघनकारों के विरुद्ध कार्रवाई करने का संक्षिप्त उपचार प्राप्त करता है। अगर किसी व्यक्ति ने अपने आविष्कार का या खोज का पेटेंट करवा लिया है और उसका कोई दूसरा व्यक्ति अगर यूटिलाइज करता है उसकी बिना आज्ञा के, तो उसके अधिकारों का जो हनन होता है, उसके लिए पेटेंट एक्ट 1970 में बताया गया है कि जिस व्यक्ति ने अति अलंकारों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। पेटेंट एक बौद्धिक संपदा है जिसमें आविष्कारकर्ता बुद्धि, पूंजी और श्रम का प्रयोग करते हुए कुछ नवीन और उपयोगी उत्पाद की रचना या प्रक्रिया की खोज भी करता है। पेटेंटों का जो आविष्कार पर अनन्य अधिकार है, जो अनन्य सांपत्तिक अधिकार है, वो बौद्धिक संपदा अधिकार है।
पेटेंटी बौद्धिक संपदा के प्रति उसी प्रकार से व्यवहार करने के लिए अधिकृत होता है जिस प्रकार किसी अन्य चल संपत्ति का स्वामी ऐसी संपत्ति के बारे में करने के लिए अधिकृत होता है। किसी ऐसे पेटेंटीकृत आविष्कार का विक्रय जो लाइसेंस होता है, अनुज्ञप्ति या समानोदेश वास्तविक तौर पर पारस्परिक सहमति और स्वामित्व के रूप में मूल्यवान कंसिडरेशन, मूल्यवान प्रतिफल के लिए होता है। यानी कि मूल्यवान जो कंसिडरेशन होता है उसके लिए होता है। कोई व्यक्ति कोई किसी चीज की खोज करेगा, आविष्कार करेगा, तो वो कुछ मूल्यवान कंसिडरेशन, मूल्यवान प्रतिभूति के लिए ही करेगा। तो क्या है कि जो पारस्परिक सहमति और स्वामित्व के रूप में उसे मूल्यवान प्रतिफल के लिए ही वह अपना कार्य करेगा। पेटेंट जिसे मूर्त संपत्तियों, चल एवं अचल के एक प्रकार के रूप में मान्यता प्राप्त की गई, चाहे वो चल हो चाहे अचल, तो उसको एक प्रकार के रूप में मान्यता प्राप्त की गई है। पेटेंट निजी संपत्ति का अधिकार है। अगर देखा जाए तो जो पेटेंट है वो निजी संपत्ति का अधिकार है। कौन? विकास शर्मा भाई, टाइम पे आया करो यार, बीच में डिस्टर्ब होता है ना। तो निजी संपत्ति की भांति ही पेटेंट अधिकारों का व्यवहार बंधक, अनुज्ञप्ति या अन्य प्रकार के से किया जा सकता है। पेटेंट अधिनियम 1970 के अंतर्गत पूर्णिया तनवर टाइम पे आया करो, मैंने कई बार कह दिया, आप 11:10 तक आ जाया करो, उसके बाद में डिस्टर्ब होता है, मेरे को एडमिट करने में परेशानी होती है, तो पढ़ाते पढ़ाते डिस्टर्ब होता है ना। कंसंट्रेशन जो होता है माइंड का, डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो है ना। तो टाइम पे आएगा, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था, पेटेंट अधिनियम 1970 के अंतर्गत ऐसे सभी जो व्यवहार है उसके बारे में मूल नियमों की जो संहिता है उसमें प्रावधान किया गया है। और पेटेंटी आविष्कार का उपयोग करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को अनुज्ञप्ति भी प्रदान कर सकता है। एक केस है विश्वनाथ प्रसाद राधेश्याम, नोट डाउन, विश्वनाथ प्रसाद राधेश्याम बनाम हिंदुस्तान मेंटल इंडस्ट्री, 1979 का केस है जो सुप्रीम कोर्ट का है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि पेटेंट विधि का उद्देश्य, जो पेटेंट विधि का जो उद्देश्य है वह वैज्ञानिक अनुसंधान, नवीन प्रौद्योगिकी और औद्योगिक प्रगति को प्रोत्साहित करना है। पेटेंटीकृत उत्पाद या प्रक्रिया का एक सीमित अवधि के लिए स्वामित्व रखने और उपयोग करने या विक्रय करने के जो अनन्य विशेषाधिकार हैं उनको प्रदान किया जाना व्यावसायिक यानी कि वाणिज्यिक उपयोग, व्यावसायिक उपयोग के आविष्कारों को प्रेरित करता है। लिखो, विश्वनाथ प्रसाद राधेश्याम बनाम हिंदुस्तान मेंटल इंडस्ट्रीज, विश्वनाथ प्रसाद राधेश्याम बनाम हिंदुस्तान मेंटल इंडस्ट्री
1979 ये केस था। ठीक है, तो पेटेंट कार्यालय का जो प्रकटीकरण होता है एकाधिकार प्रदान किए जाने का मूल्य होता है, जो एकाधिकार की निश्चित अवधि बीत जाने के पश्चात सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र में संक्रांत हो जाता है। अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि जो एकाधिकार जो होता है वो एक निश्चित अवधि बीत जाने के पश्चात सार्वजनिक अधिकार हो जाता है, मतलब उसका सभी व्यक्तियों का अधिकार हो जाता है जो पब्लिक है, और वो एक निश्चित जो अवधि होती है उसके बीत जाने के बाद होता है। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि सार्वजनिक अधिकार के क्षेत्र में संक्रांत हो जाता है। ये तो था मूल रूप से पेटेंट और इसके पेटेंट के सेक्शन 2(1)(d) में परिभाषा, अध्याय में परिभाषा और थोड़ा इसका वर्णन, और एक ये जो सुप्रीम कोर्ट का केस था एक ये भी सुना था। अब अपन बात करते हैं पेटेंट में। ठीक ठीक ठीक, ओके। अब फिर इंग्लिश में वर्ड यूज करेंगे तो हिंदी वाले कहेंगे हिंदी वाला यूज करो, तो दोनों में कॉम्बिनेशन। हाँ ठीक 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 है, समझिए। अब क्या है कि पेटेंट अधिनियम जो है उसकी कुछ विशेषताएं हैं। इसमें कई विशेषताएं हैं पेटेंट की। जो एक्ट जो है वो बनाया गया है, तो किसी भी एक्ट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, तो जिस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन में कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे संविधान की विशेषताएं हैं, ऐसे पेटेंट अधिनियम है उसकी भी कई विशेषताएं हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेटेंट्स, है ना। तो पहले रूप में अगर देखते हैं तो पेटेंट क्या है, एक बौद्धिक संपदा है। पेटेंट इज ए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ओके, दूसरा देखते हैं तो पेटेंट आविष्कारकर्ता को सार्वभौम आविष्कार हस्तांतरित करता है। जो आविष्कार करता होता है उसको एक सार्वभौम अधिकार हस्तांतरित यानी कि ट्रांसफर करता है। ठीक है। नंबर 3, पेटेंट आविष्कारकर्ता को प्रतिस्पर्धा से संरक्षण प्राप्त करता है। जो पेटेंट आविष्कार करता होता है उसको क्या है, जो प्रतिस्पर्धा होती है उससे संरक्षण यानी कि सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट, पेटेंट आर्थिक लाभ का स्रोत है। जो पेटेंट है, पेटेंट इज ए इकोनॉमिकल प्रॉफिट, द सोर्स ऑफ इकोनॉमिकल प्रॉफिट, यानी कि आर्थिक लाभ का स्रोत है। नेक्स्ट, पेटेंटी, पेटेंट अधिनियम 1970 के प्रावधानों के अंतर्गत पेटेंट की अवधि के दौरान उसकी जो संपत्ति है या अधिज्ञप्ति जो लाइसेंस है उसके बिना किसी अन्य द्वारा अगर उपयोग करते हैं तो इसका उल्लंघन माना जाता है, जिसके लिए पेटेंटी को उपचार रेमेडीज प्राप्त करने हेतु कार्यवाही करने का अधिकार है। नेक्स्ट है, पेटेंट किसी आविष्कार के बारे में प्राप्त होने वाला एक विशिष्ट अधिकार है। आविष्कार पेटेंट की विषय वस्तु होती है और जिसे पेटेंट के माध्यम से संरक्षण प्रदान किया जाता है। पेटेंट अधिनियम 1970
की धारा 2 ई में आविष्कार शब्द को परिभाषित किया गया है। ये एक इसकी मुख्य विशेषता है। पेटेंट एक बौद्धिक संपदा है जिसे मूल संपत्तियों, चल एवं अचल संपत्तियों के रूप में मान्यता प्राप्त है। पेटेंट द्वारा अपने अनन्य जो अधिकार है उसका प्रयोग पेटेंट की अवधि 20 वर्ष तक कर सकता है और उसको आगे भी बनाए हेतु नवीनीकरण करा सकता है। अर्थात 20 वर्ष तक एक बार में अपनी खोज का पेटेंट करवा सकता है और 20 वर्ष के बाद में अगर उसको निरंतर रखना चाहता है तो उसका रिन्यू करवा सकता है, जिस व्यक्ति ने जो आविष्कार किया है उसका। एक प्रमुख विशेषता यह भी है कि पेटेंट अधिनियम 1970 की धारा जो 70 में पेटेंटी को अनुज्ञप्ति अर्थात लाइसेंस का अधिकार प्रदान करती है। अब जो लाइसेंस पेटेंट, किसी आविष्कार का लाइसेंस लिया जाता है पेटेंट के अंतर्गत रजिस्टर करवा के, तो वो उसके बारे में सेक्शन 70 ऑफ पेटेंट एक्ट 1970 में बताया गया है। यानी 1970 का ही तो अधिनियम है और 70 में ही पेटेंटी को लाइसेंस का अधिकार प्रदान किया जाता है। 1970 सेक्शन 70, ठीक है। सेक्शन 47 के अंतर्गत सरकार जनहित में पेटेंट को खारिज कर सकती है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो अगर जनहित में कोई आविष्कार हुआ है तो उसको सार्वजनिक गवर्नमेंट कर सकती है और वह सेक्शन 47 में पेटेंट अधिनियम 1970 में बताया गया है कि धारा 47 के अंतर्गत सरकार जनहित में पेटेंट को खारिज कर सकती है। पेटेंट अधिनियम 2005 यानी कि पेटेंट संशोधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत पेटेंट के आवेदनों की जांच और निर्णय के लिए फैसला पहले तो 9 वर्ष था 1970 के एक्ट में, लेकिन वो संशोधन करके 9 वर्ष की जगह क्या कर दिया गया, 4.5 वर्ष कर दिया गया। अर्थात जो पेटेंट के आवेदन की जांच और निर्णय के लिए जो फैसला लिया जाता था वो पहले 9 वर्ष के दरमियान लिया जाता था और वह अब क्या कर दिया, संशोधन करके 2005 के अधिनियम में उसको 4.5 वर्ष कर दिया, यानी 50% उसको घटा दिया। एक प्रमुख विशेषता यह भी है जितने भी नए संशोधन हैं वो कानून के तहत पेटेंट कानून में सरकार ने यह भी प्रावधान किया है कि दवा नीति के अनुरूप किसी दवा का, किसी मेडिसिन का जो मूल्य है उसको नियंत्रण करने के दायरे में लाया जा सकता है, जिसके तहत मूल्य सरकार के नियमों के तहत तय होंगे। जैसा कि अभी एट प्रेजेंट जो कोविड-19 फैला था और अभी भी चल रहा है लगभग थोड़ा, तो उसमें जो कोविशील्ड या कोवैक्सीन इनकी जो मूल्य का जो रेट निर्धारित की गई थी वो कंपनीज ने, जिसने आविष्कार किया था और उसका पेटेंट करवा लिया फिर मार्केट में लाए, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उसके जो मूल्य के जो नियम है सरकार ने
तय किए और उन कंपनीज को बोला कि इनका मूल्य एक तयशुदा सीमा के तहत रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। और गवर्नमेंट ने उनको उसी रेट से जो उस कंपनी ने निर्माण किया था, जिसने आविष्कार किया था, उसको एक फिक्स रेट बताई गई थी। उन्होंने अपनी रेट दी और गवर्नमेंट ने उस रेट पे पाबंदी लगा के फिक्स रेट बताई और उसको फिर गवर्नमेंट ने खरीदा और गवर्नमेंट ने पब्लिक को फ्री ऑफ कॉस्ट में वह वैक्सीन लगाई। तो ये कुछ ऐसे, इसमें की विशेषता ये है कि कुछ ऐसे मामले भी हैं दवा के मूल्य के नियंत्रण के दायरे में सरकार उसको ला सकती है। ऐसा नहीं है कि कोई महामारी फैल गई और उसकी दवा की कीमत 1000 रुपये एक टेबलेट के या 1 लाख रुपए एक टेबलेट के, जैसे कैंसर की महंगी महंगी दवाई आती है, हार्ट की महंगी महंगी दवाई आती है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि जिस व्यक्ति ने आविष्कार कर लिया और उसने दवाई मार्केट में, तो वो उस दवाई का जितनी मात्रा में क्या नाम है प्रोडक्ट करेगा, तो वैसे ज़्यादा मात्रा अगर मार्केट में बिकेगी तो उससे उस दवाई की कीमत में भी थोड़ा नियंत्रण करना पड़ेगा। तो सरकार जो है, देश की जो सरकार है, वो उसके दवा के मूल्य में नियंत्रण कर सकती है। ये प्रमुख विशेषता है पेटेंट एक्ट 1970। नए जो पेटेंट व्यवस्था है, जो नई पेटेंट व्यवस्था में जो दवा, मेडिसिन, केमिकल, रसायनों और हार्डवेयर, जो कंप्यूटर के हार्डवेयर बनाए जाते हैं वो, और सॉफ्टवेयर, उस कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाता है वो, और तकनीकों पर प्रभावी हो। अर्थात जो संशोधन अधिनियम 2005 है, उसमें जो नई पेटेंट व्यवस्था बनाई गई है, उसमें बताया गया है कि नई पेटेंट व्यवस्था में दवा, रसायनों, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, तकनीकियों, जो तकनीकी हैं, उनका उस पर प्रभाव रहेगा। एक प्रमुख रूप से विशेषता को देखा जाए तो सेक्शन 82 से लेकर सेक्शन 94 तक किसी खोज का सरकार के लिए इस्तेमाल का जो अधिकार है वो सेक्शन 82 से 94 तक में प्रावधान यानी उपबंध किया गया। अतः ये जितनी भी विशेषताएं मैंने बताई हैं, ये तथ्यों को ध्यान में रखकर देखा जाए तो यह कहा जा सकता है कि भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 और संशोधन अधिनियम 2005 एक अच्छे राष्ट्र के रूप में भारत की राष्ट्रीय आवश्यकताओं एवं उसके वैश्विक दायित्वों के मध्य पारस्परिक जो संतुलन होता है वो स्थापित करने का प्रयास करते हैं। भारतीय लेजिस्लेशन में यानी कि विधायन में यह सुनिश्चित करने के लिए हमेशा अवसर के अनुकूल अपनी भूमिका का निर्वाह किया जाए और भारतीय वैज्ञानिकों को एवं अन्य आविष्कारकों को के साथ साथ भारत के लोगों के हितों की भी रक्षा हर संभव तक की जा सकती। तो ये था पेटेंट और पेटेंट की विशेषताएं। और अब हम बात करते हैं इसी में थोड़ा धीरे कर देते हैं, बंद कर दो उसको। अब बात आती है कि पेटेंट जो है
उपयोगिता क्या है। कोई भी चीज होती है तो उसकी एक उपयोगिता तो होती है, इसका उसको उपयोग में क्यों लिया जाता है। तो पेटेंट तंत्र की उपयोगिता के रूप में अगर हम देखें तो पेटेंट तंत्र आविष्कारकर्ता को पेटेंट विधि द्वारा एक सीमित, एक निश्चित अवधि के लिए संरक्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट आता है इसमें राष्ट्र की औद्योगिक प्रगति में सहायता करता है। जितने भी आविष्कार होते हैं, अनुसंधान होते हैं, रिसर्च होते हैं, उनको प्रोत्साहन करता है। राष्ट्र की उत्पादन क्षमता जो होती है उसमें गुणात्मक एवं मात्रात्मक वृद्धि करता है। वैज्ञानिक सोच उत्पन्न करता है। आविष्कारकर्ता के लिए पेटेंट आर्थिक लाभ, इकोनॉमिकल बेनिफिट का स्रोत है। ये इसकी देखी जाए तो उपयोगिता है। जो पेटेंट का जो उपयोग है, जो मूल्य उपयोगिता है, उसके बारे में बताया जाता है। इसी में और देखें तो पेटेंट आविष्कारक को सार्वजनिक अधिकार हस्तांतरित करता है, यानी कि पूरे राइट्स जो है उसमें हस्तांतरित हो जाते हैं। पेटेंट आविष्कारकर्ता को प्रतिस्पर्धा के संरक्षण प्रदान करता है, यानी कि मार्केट में आप प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं किसी व्यक्ति से या किसी भी कंपनी से। पेटेंट किसी अधिकार के बारे में प्राप्त होने वाला विशिष्ट अधिकार है, यानी कि स्पेसिफिक राइट है किसी अधिकार के प्राप्त होने। और पेटेंट एक प्रकार की बौद्धिक संपदा है, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। पेटेंट का विधि का जो देखा जाए तो उद्देश्य और इसकी उपयोगिता वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी एवं औद्योगिक उन्नति को प्रोत्साहित करना है। सत्तावन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा एक पेटेंट विधि समीक्षा समिति के अध्यक्ष एन राजगोपाल अयंगर, जो न्यायमूर्ति थे, न्यायाधीश थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में सन 1959 में बताया था, और रिपोर्ट के लिए उन्होंने पेटेंट विधि के संबंध में जो बताया था उसमें एन राजगोपाल अयंगर न्यायमूर्ति जी ने कहा कि पेटेंट की जो भूमिका है मछलियों के तालाब में एक बच्चों की तरह है। इसके माध्यम से जो जड़ता होती है वो समाप्त होती है एवं प्रगति को बल मिलता है। उद्योगपतियों की जो बाध्यता है अपनी उद्योगपति की वह यंत्रों एवं प्रक्रियाओं के
उन्नयन के लिए आगे बढ़ाने का न्यायमूर्ति जी ने स्पष्ट रूप में वर्णन किया था। इसका कारण यह है कि प्रत्येक उद्योगपति को एक भय, डर लगा रहता है कि यदि उसने कुछ नहीं किया तो दूसरे उद्योगपति कुछ कर गुजरेंगे और उनको इस क्षेत्र में कई वर्षों के लिए पीछे छोड़ जाएंगे। तो न्यायमूर्ति जी ने कहा कि पेटेंट व्यवस्था द्वारा पैदा होने वाला यह परिणाम स्वस्थ है, क्योंकि इसके लिए जरूरी है जितना शायद किसी और के लिए जरूरी नहीं, कि उद्योग की प्रगति, डेवलपमेंट होनी चाहिए मूलतः पेटेंट संरक्षण के लिए या सही औचित्य प्रस्तुत करने के लिए करता है। खोज की दुनिया में या आविष्कार की दुनिया में पेटेंट जो है उसकी इंपॉर्टेंस यानी कि उसका महत्वपूर्ण स्थान है। जब भी कोई व्यक्ति नई वस्तु या उत्पाद का आविष्कार या खोज करता है तो वह यह चाहता है कि ऐसे आविष्कार पर उसका पूर्णतः एकाधिकार हो अथवा एकस्व बना रहे, मतलब पूर्णतः उसी का अधिकार बना रहे तथा राज्य उसे मान्यता दे। इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए पेटेंट कानून का निर्माण किया गया था। ये 1957 में एक समीक्षा समिति बनाई गई थी, जिसके जो अध्यक्ष थे ये एन राजगोपाल अयंगर। इन्होंने समीक्षा समिति के अध्यक्ष थे और इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 1957 के बाद 1959 में, और उसमें इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हुए बताया था। और इसमें सबसे बड़ी बात उन्होंने यही बताई थी कि जो लक्ष्य है उसकी पूर्ति के लिए इस पेटेंट कानून व्यवस्था की आवश्यकता पड़ी और इस पेटेंट कानून को बनाया गया। अब बात आती है कि पेटेंट अधिनियम 1970 के अंतर्गत कुछ मोटे मोटे शब्द हैं जिनको परिभाषित किया गया है, और उन शब्दों को पेटेंट एक्ट में जो परिभाषित किया गया है वह पूरे अधिनियम में वही परिभाषाएं उसमें इंगित होती है। उनको उसी दृष्टि से देखा जाएगा, चाहे वह कोई भी सेक्शन हो। इसमें सबसे पहली बात आती है असाइनी, समनुदेशिती। दूसरा आता है अनन्य अनुज्ञप्ति, अनन्य यानी एक्सक्लूसिव लाइसेंस। तीसरा आता है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आविष्कार, इनोवेशन या इन्वेंशन या रिसर्च। और चौथा आता है इसमें पेटेंट। और पांचवा अगर देखा जाए तो वास्तविक तथा प्रथम आविष्कारक, ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंशन या रिसर्च। ये 4-5 शब्द मैंने जो बताए ये
इनकी परिभाषा, इनकी डेफिनेशन पेटेंट एक्ट को देखते हैं तो इनकी परिभाषा या इनकी क्या बोलते हैं, इनकी डेफिनेशन, यानी इनके बारे में जो बताया गया है पेटेंट एक्ट में, उसके बारे में जानकारी होना आवश्यक है। पहला जो मैंने बताया था असाइनी, समनुदेशिती। धारा 2(1) क ख के अनुसार जो असाइनी है यानी समनुदेशिती है, उसको बताया गया है कि समनुदेशिती का समनुदेशिती अर्थात समनुदेशिती का ही समनुदेशिती यानी असाइनी का ही असाइनी का अधिकार होगा। इसमें असाइनी को असाइनी ही समझ के चला जाएगा। दूसरा उसमें बताया कि मर्त समनुदेशिती का विधिक प्रतिनिधि, यानी कि अगर कोई व्यक्ति जो है असाइनी है वो मर जाता है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो होता है, विधिक प्रतिनिधि होता है, वो इसके अंतर्गत उसको माना जाएगा। उसके स्थान पे विधिक लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, उसको माना जाएगा। इसमें तीसरा फिर बताता है इसको कि किसी व्यक्ति के असाइनी के प्रति निर्देश के अंतर्गत विधिक प्रतिनिधि के असाइनी के प्रति निर्देश या उस व्यक्ति का असाइनी शामिल है। ये असाइनी के बारे में सेक्शन 2(1) क ख में बताया गया है और उसमें क ख ग तीनों में बताया गया है कि असाइनी का असाइनी है, मूल असाइनी का विधिक प्रतिनिधि है, और किसी व्यक्ति के असाइनी के प्रति अगर निर्देश के अंतर्गत विधिक प्रतिनिधि के रूप में असाइनी के प्रति निर्देश या उस व्यक्ति का असाइनी शामिल है। यानी कि जो भी बात है वो असाइनी है, समनुदेशिती ही है, उसमें समनुदेशिती के ही पूरे अधिकार है, और उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो होगा, जो विधिक प्रतिनिधि होगा, उसको भी एक समनुदेशिती ही माना जाएगा, असाइनी ही माना जाएगा। ये सेक्शन 2(1) क ख ग में बताया। दूसरा है अनन्य अनुज्ञप्ति, एक्सक्लूसिव लाइसेंस। इसे बताया गया है कि धारा 2(6) के अनुसार एक्सक्लूसिव लाइसेंस का अर्थ है लाइसेंस देने वाले पेटेंटी से है। जो लाइसेंस देने वाला जो पेटेंटी है उससे इसका अनन्य अनुज्ञप्ति से अर्थ है जिसकी प्राप्ति पर अनुज्ञप्तिधारी या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति पेटेंटी सहित सभी व्यक्तियों को पेटेंटकृत आविष्कार के बारे में किसी अधिकार के बारे में अपवर्जित कर सकता है। अनुज्ञप्तिधारी का अर्थ इसके अनुसार लगाया जाएगा। ये सेक्शन 2(6) में अनन्य अनुज्ञप्ति, एक्सक्लूसिव लाइसेंसी के बारे में बताया। बात आती है पेटेंट में आविष्कार, इनोवेशन, इन्वेंशन, रिसर्च। ये आविष्कार क्या होता है, इन्वेंशन क्या है, क्योंकि बिना आविष्कार के तो पेटेंट की आवश्यकता नहीं है। कोई व्यक्ति आविष्कार करेगा, खोज करेगा, तभी तो किसी विषय वस्तु का निर्माण करेगा, या कोई दवाई का निर्माण, या कोई भौतिक वगैरह जो भी है, जिस वस्तु का निर्माण करेगा और उस पर अपना स्वतः एकाधिकार रखेगा और पेटेंट करवाएगा। पेटेंट का जो मुख्य कार्यालय वो कोलकाता में है, ध्यान रखना, इंडिया में कोलकाता है, उसमें पेटेंट का कार्यालय। बात आती है आविष्कार की, तो
ये आविष्कार की परिभाषा 2 ई में बताई गई है। इसमें बताया गया है कि आविष्कार एक आविष्कारी कदम एवं औद्योगिक आवेदन की सामर्थ्य के अंतर्गत नए उत्पाद या प्रक्रिया से है। अर्थात जो आविष्कारिक एक कदम है वो औद्योगिक आवेदन की सामर्थ्य के अंतर्गत एक उत्पाद या प्रक्रिया का वर्णन करता है। यानी कि इस आविष्कार के अंदर उत्पाद और प्रक्रिया का वर्णन इसमें शामिल है। इसके बारे में ये जो आविष्कार की डेफिनेशन जो आई है, ये बंबई अग्रवाल कंपनी बनाम रामचंद्र दीवान चंद AIR 1953 में और राज नारायण खेर बनाम एम्बेसडर इंडस्ट्रीज नई दिल्ली AIR 1976 में इसके बारे में बताया गया था कि एक आविष्कारी कदम एवं औद्योगिक आवेदन की सामर्थ्य के अंतर्गत नए उत्पाद या प्रक्रिया से है। ये जो 2 केस बताए थे इसमें बताया था और तभी इस आविष्कार की डेफिनेशन इस पेटेंट में डाली। लास्ट आता है इसमें पेटेंट। तो पेटेंट तो मैंने वैसे भी बता दिया पेटेंट क्या होता है, लेकिन फिर भी पेटेंट एक्ट 1970 में धारा 2 अड़े में पेटेंट की परिभाषा बताई गई है और उसमें बताया गया है पेटेंट अधिनियम के अंतर्गत किसी आविष्कार के लिए जो अनुदित पेटेंट से है उसमें नंबर 1 किसी नए आविष्कार का होना, अर्थात किसी नई खोज का होना या इनोवेशन होना, तथा ऐसे आविष्कार के लिए पेटेंट अधिनियम के अधीन पेटेंट का अनुदित किया जाना। इसके अंतर्गत एक केस आया था कालू भाई चक भाई जरीवाला, कालू भाई चक भाई जरीवाला बनाम चिमन लाल चुन्नी लाल एंड कंपनी, चिमन लाल चुन्नी लाल एंड कंपनी AIR 1936 का मामला था मुंबई का। इसमें 2 बातें आवश्यक रूप से बताई गई थी, एक तो नवीनता और एक उपयोगिता। जो आविष्कार जो किया गया है उसमें नवीनता क्या है और उसकी उपयोगिता क्या है, इस पे विशेष जोर दिया गया था उसमें। और इसमें बताया गया कि पेटेंट को एक बौद्धिक संपदा माना जाना चाहिए और ये बौद्धिक संपदा है, इट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये कालू भाई चक भाई जरीवाला बनाम चिमन लाल चुन्नी लाल एंड कंपनी में बताया गया था। तो आज के लिए इतना ही। आज अपन ने क्या देखा, पेटेंट क्या है, पेटेंट अधिनियम 1970 संशोधन अधिनियम 2005, इसकी विशेषता, इसकी उपयोगिता क्या है और इसमें जो मुख्य जो परिभाषाएं बताई थी हमने 4-5 जो इस एक्ट में समय समय पर इनकी आवश्यकता पड़ती है उसके बारे में देखा, जिसमें पेटेंट के अंतर्गत अपन ने कालू भाई जरीवाला बनाम चिमनलाल चुन्नीलाल एंड कंपनी AIR 1936 बम्बई के मामले को देखा। और इसी प्रकार एक पहले भी अपन ने जो आविष्कार यानी कि इनोवेशन
था, इन्वेंशन था, उसके अंदर 2 केस बताए थे, उससे उस आविष्कार की डेफिनेशन निकल के आई थी। बम्बई अग्रवाल कंपनी बनाम रामचंद्र दीवाचंद AIR 1953 की बात है, और राजनारायण खेर बनाम एम्बेसडर इंडस्ट्रीज नई दिल्ली जो AIR 1976 का मामला था। लेकिन 1953 वाला जो मामला था उससे इसकी आविष्कार की डेफिनेशन ली गई थी, जिसमें नागपुर का मामला था, उसमें इसमें बताया गया था। और इसी प्रकार हमने एक केस लॉ और देखा था जिसको इसमें क्या बोलते हैं, पेटेंट के को जब हम समझा रहे थे तो उसमें विश्वनाथ प्रसाद राधेश्याम बनाम हिंदुस्तान मेंटल इंडस्ट्री 1979 का जो मामला था, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने पेटेंट विधि के जो उद्देश्य थी उसके बारे में बताया गया था, तो उसका वर्णन किया गया। तो आज की क्लास में इतना ही। किसी भी बच्चे को इससे रिलेटेड, इनसे रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन, एनीबडी एल्स? हेलो, नहीं, वापस बोलना, पार्डन। हाँ, तो 82 सेक्शन 82 से 94 तक जो बात बताई गई थी उसमें क्या कहा गया था कि एक किसी खोज का सरकार के लिए इस्तेमाल मतलब कि इस्तेमाल का अधिकार को उपबंध किया गया। मतलब कि जो गवर्नमेंट है उस सरकार के लिए इस्तेमाल का अधिकार जो उपबंध किया गया है सेक्शन 82 से लेके 94 तक। यानी कि जो सरकार है अगर वह सार्वजनिक रूप से जनता के हित के लिए कोई बात आती है तो सरकार उसको अडॉप्ट कर लेती है। जैसे अभी महामारी आई थी तो अगर उस पे एकाधिकार कोवैक्सीन कोविशील्ड पे जिस व्यक्ति ने निर्माण किया था, ठीक है, अगर वो उसका एकाधिकार रखता है उस पे तो फिर समस्या आ जाएगी कि मैंने तो निर्माण किया है, मैं तो 1 लाख रुपए की एक बोतल दूंगा भैया, और उसकी कॉस्ट उसको पड़ रही है सिर्फ 5 रुपए, ठीक है। तो वहां पे जनता जो होती है, जो पब्लिक है, उसके भले के लिए स्टेट गवर्नमेंट उससे जो उस इनोवेशन को किया है उससे कुछ रियायती दरों पे या उससे कोलैबोरेट करके उसमें हस्तक्षेप कर सकती है और उसको अपने अधिकार क्षेत्र में ले सकती है। ऐसा सेक्शन इसमें बताया गया है ना। तो अपन आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे तो एक एक सेक्शन को, जैसे भी जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस है उसके बारे में वर्णन कर लेंगे और उसमें बता देंगे। तो ये सरकार क्या है, गवर्नमेंट जो सार्वजनिक जो पब्लिक है, जैसे आपके लिए आवश्यक है कि ये दवाई की आवश्यकता है या कोई और भी ऐसी खोज है जो आपको अत्यंत आवश्यकता है, जो सार्वजनिक मतलब हर पब्लिक को उसकी आवश्यकता है, और अगर मैंने उसका निर्माण किया और मैं उसका एकाधिकार पेटेंट करा के एकाधिकार ले लिया मैंने, और मैं उस पर पूर्णतः कब्जा रखता हूं कि मैं तो इसको 1 लाख रुपए में ही बेचूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन जनता के हित के लिए गवर्नमेंट उसका थोड़ा रियायतें प्रदान करके उसको अपने कैप्चर में ले सकती है। वो सार्वजनिक हित के लिए है, एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं है, वो सभी जनता के प्रति दायित्व। यानी कि ये नहीं है कि आज मैंने सपोज करो एक प्रजाति उत्पन्न की और उससे एक मेडिसिन लाया, कि एक बुखार की मेडिसिन लाया, कि उस मेडिसिन को लेने के बाद में कभी जिंदगी में बुखार ही नहीं होगा, या उस इंसुलिन को लेने के बाद में जिंदगी में कभी बुखार नहीं होगा, तो मैं उस इंसुलिन को मार्केट में सपोज करो 10,000 रुपए की एक इंसुलिन दूं, क्योंकि एक बार किसी के लगा दी तो जिंदगी भर बुखार नहीं होगा उसको, तो मैं उसको मार्केट में 10,000 रुपए में बेचूं। लेकिन हमारी भारत सरकार राज्य सरकार जो है वो ये कहती है अगर ये हमारे पूरे देश के सार्वजनिक हित के लिए सभी जनता को अगर ये टीका लग जाए तो हमारा देश बुखार से मुक्त हो जाएगा।
कुपोषण से मुक्त हो जाएगा। कुछ ऐसी चीजें, जैसे अभी कोविड-19 है तो सबको फ्री वैक्सीन मिला है ना, तो इसमें गवर्नमेंट ने हस्तक्षेप किया, गवर्नमेंट ने उसको पैसा दिया, लेकिन पैसा कितना दिया कि आपने जो प्रोडक्ट निर्माण किया उसमें कॉस्ट कितनी लगी, आप उस कॉस्ट से डबल चार्ज कर सकते हैं। ये थोड़ी कि आपका 1 रुपया कॉस्ट लगी और उसका आप 10,000 रुपये चार्ज कर रहे हैं। तो कोई भी इनोवेशन होता है, किसी भी चीज़ का निर्माण करते हैं, तो उसमें जो चीज़ प्राप्त की जाती है तो उसका कम से कम एक लिमिट एरिया तो होता है। मैंने 10 रुपये उसमें उत्पादन में 10 रुपये खर्च किए, तो 10 रुपये की जगह आप 20 रुपये ले लो। ये थोड़ी 10 रुपये की जगह आप 10,000 रुपये लो, 10 की जगह आप 20 रुपये ले रहे हो, तो पूरे सार्वजनिक हित के लिए अगर जाते हो तो 10 रुपये की लेके आप 15 रुपये ले लो, है ना। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने इसमें नियम वगैरह बनाए गए हैं, पेटेंट अधिनियम 1970 में और संशोधन अधिनियम 2005 में। एनीबॉडी एल्स? और किसी को कुछ पूछना है? ठीक है।